अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेक्टिविज्म और अखंडता का पहला प्रतीक है। आज हम अमृत जल अपा वाटर एलिमेंट की बात करेंगे, जो कुदरत की सबसे खूबसूरत चीज़ है। इसे यूनिवर्सल डिवाइन सॉल्वेंट कहना, ये कहना कि इसी को बनाया गया था जिसके आधार पर सारी सृष्टि बनी हुई है। ये पहला पदार्थ है जिसे समझना, जानना, पहचानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है जो स्पिरिचुअल और साइंस को एक ही तरीके से देखना चाहता है। मगर इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये दिव्यांग के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसमें सिंबल आप देखें, इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, 1 ऑक्सीजन है, इसमें 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यही चीज़ 10 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन या डेवलपमेंट और ग्रोथ और 10 अवतार या इनकारनेशन को दिखाने की कोशिश है, जिसका शुरू ही पानी के साथ है। जिसमें अगर हम हाइड्रोजन को देखें, वो अदिति के साथ या सूर्य भगवान के साथ है। अगर ऑक्सीजन को देखें तो अग्नि के साथ है, और अग्नि वेदों में सबसे ज़्यादा मानी जाती है और उपनिषद में आदित्य या सूर्य भगवान को ज़्यादा माना जाता है। दोनों अग्नि के ही प्रतीक हैं, दोनों ही रोशनी के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों साथ में हैं। जब दोनों मिल जाते हैं उससे ही सृष्टि का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जहाँ तक मेरा विश्वास है कि कुदरत ने सबसे पहले जल को, जब वाटर को ही बनाया था, उसके आधार पे ही आगे चीज़ें चली हैं। अब इस विषय को दिखाने के लिए कि कुदरत के यूनिवर्स के बनने से, ब्रह्मांड बनने से पहले क्या था, मैं दिखा चुका हूँ कि वो शून्य था, ज़ीरो था। वो इनर्ट मैटर आप कह सकते हैं, जीनॉन हो, क्रिप्टॉन हो, या आर्गन हो, या नियॉन हो, या हीलियम हो। ये 5 के 5 में से कोई चीज़ से भी शुरू हो सकता है। मगर उसके बाद जो ब्रह्मांड का बना हुआ है, स्पाइरल गैलेक्सी का बना हुआ है, सोलर सिस्टम का बना हो, वो नियॉन 21 से जुड़ा है। इसलिए दिव्यांग में शुरू में 21 पार्ट्स होते हैं, फिर वो 22 होते हैं, 10 स्टेज डेवलपमेंट होती है, 0.34419 उसके थर्ड स्टेज अब मैचुरेशन में होता है, तो बाकी दिव्यांग रेशो बन जाती है। ये मैं दिखा चुका हूँ, यही डिवाइन डिज़ाइन है। इसके आधार पे कुदरत की हर खूबसूरत चीज़ बनाई गई है। आज के दिन में हमें जो भी दुनिया में पढ़ाया जाता है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के नाम हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के नाम पे हो, चाहे वो फिज़िक्स के नाम पे हो, जो केमिस्ट्री का है, उसका आधार मैन मेड डिफेक्टिव मॉडल्स ही हैं। मैं यही दिखाने की, इसके लिए दुनिया में कहीं पे संपूर्णता नहीं है, अखंडता नहीं है। हर बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, जो भी उनके टीचर को पसंद है वही सिखाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया वो ज्ञान देखे जिसमें कोई कमी ना हो, संपूर्णता हो, उसमें किसी किस्म का कोई भी डिफ़ॉल्ट ना हो। वही क्रिया अखंड विद्याश्रम से शुरू हो रही है। उसे ले जाने के लिए ये क्रिएशन के बाद जो पहली चीज़ बनी है, वो सीक्वेंस की तरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लंबे वीडियोस हैं, मगर दुनिया के लिए अच्छे हैं, और हर इंसान यही देखेगा तो कहीं ना कहीं हमको वो संपूर्णता आ जाएगी। अब ऋग्वेद का कहना है कि जल में अमृत है और जल में ही औषधि है। ये दोनों चीज़ें ही सेहत के लिए ज़रूरी हैं। ये ऋग्वेद के फर्स्ट चैप्टर में 23 और 19 में साफ शब्दों में लिखा गया है। मुझे संस्कृत में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ क्योंकि पूरी संस्कृत को समझने के लिए आपको संधि छेद करना पड़ेगा, और वो हर इंसान अपने तरीके से दिखा रहे हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें उन विषय पे इस वीडियो में पढ़ा जाए, वो बाद में हम कर सकते हैं। ये ऋग्वेद का कहना है कि पानी ही अमृत है, और यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल ही अमृत है, और दूसरा, जल से ही सारी चीज़ें बनती हैं। क्रिएशन भी वहीं से शुरू हुई है, पूरा जीवन वहीं से शुरू हुआ है। सिर्फ औषधि की बात ही नहीं है, जीवन भी पानी से ही शुरू हुआ था। वो भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं बृहद अरण्यक उपनिषद में 1:2 में ये लिखा है, अपो व अर्क, पानी ही वो अर्क है, वो एसेंस है जिसमें से हर चीज़ पैदा हुई है। ये वो स्टेटमेंट है जो ऋग्वेद में और
उपनिषद में साफ शब्दों में दिखाया गया कि उन्होंने भी कहा है कि जल ही अमृत है, जल से ही सब कुछ निकलता है। अब इसके आधार पे हम आगे चलते हैं और मेरा मानना है कि डिसेंट ऑफ एलिमेंट्स को ही हम इंद्र भगवान, जिसे किंग ऑफ राजा कहते हैं, वो भी पानी ही है और रेन गॉड है। तो आप आगे ऊपर से जो नीचे आया है वो भी इंद्र भगवान ने किया है, वो देश है, वो पानी है, रेन है, और रेन में थंडर, लाइटनिंग और सबसे सारी की सारी चीज़ें जो कुदरत में बनी थी वो नीचे आकर समुद्र में आ गई हैं। ये भी विषय साफ शब्दों में है कि कुदरत ने जो भी बनाया था, क्रिएशन से पहले जो शून्य था, जो इनर्ट मैटर था, उसके बाद नियॉन 21 से नियॉन 22 से 10 स्टेजेस में आके जो पैदा हुआ है, उसके बाद जितने भी एटम एलिमेंट्स जो हैं, जो ऋग्वेद में पाए जाते हैं, देवी देवता हैं, उन वो सब चीज़ें कैसे पानी के माध्यम से ही ज़मीन पे आए, भूमि पे आए थे। ये प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। अब बाकी चीज़ें सागर मंथन से, समुद्र मंथन जो प्राइमर्डियल ओशन की चर्नी से शुरू हुआ था, वो आगे मैं दिखाने वाला हूँ। मगर मुझे खुशी ये है कि मैं पहले से ही कह रहा हूँ, जीवन के पहले 7 साल तक कोई भी चीज़ पढ़ने की, देखने की कोशिश किसी को भी ना की जाए। बच्चों को अपनी आत्मा के माध्यम से दुनिया को देखने दीजिए। मैंने 7 साल तक कुदरत को, कुदरत की हर चीज़ को अपनी अंतरात्मा के माध्यम से देखा था। शायद इसलिए सौभाग्य है कि मेरा सौभाग्य था कि मैं अमरनाथ केव में बच्चे की शक्ल में जाऊं और वहाँ पे शिवलिंग है जो अमावस्या से शुरू होकर पूर्णिमा तक कंप्लीट आ जाता है और पूर्णिमा के दिन ही दर्शन होते हैं। और उसी समय 2 पिजन, 2 कबूतर वहाँ पे रहते हैं और ये कहा जाता है कि एक कबूतर तब थे जब शिवजी ने पूरी सृष्टि का निर्माण, जब तन विद्या पार्वती को समझाई थी, वो सुनने से ही 2 कबूतर भी अमर हो गए हैं। अगर यही जीवन का सत्य है, और वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो अग्नि के कारण ही वो कुंड बना है। मगर सबसे खूबसूरत ये है कि वहाँ पे आइसलिंग शिवलिंग है। आप देख रहे हैं कि राइट में जो पिक्चर है वो आइसलिंग है, वो शक्ल भी शिवलिंग की तरह है। और पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें 5 की 5 भूताएं मिल सकती हैं। अगर गर्मी को कम्प्लीटली निकाला जाए, जैसे कि अमावस्या के टाइम पे हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं सॉलिड अर्थ बन जाता है। ये अमावस्या की बात है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, पिघलते पिघलते वो ख़त्म हो जाता है। वो जल है जिसकी परसेंटेज 61.803% है। पहला 38.19 सॉलिड आइस फॉर्म है, फिर पानी है। फिर जब गर्मी और बढ़ती है, गर्मियों के दिनों में ये शिवलिंग खत्म हो जाता है, वो अग्नि में बदल जाता है। जब और गर्मी आती है तो वो वायु में बदल जाता है। जब और गर्मी वहाँ पे आती है तो वो आकाशभूता में बदल जाता है। 5 के 5 आप पानी के साथ ही देख सकते हैं। ये ज्ञान मैंने वहाँ पे देखा था, सुना था, जाना था, पहचाना था, और वहाँ पे मैंने महसूस किया था अपनी अंतरात्मा के माध्यम से ये सब चीज़ें वही हैं। और जो भी ज्ञान था उस गुफा के अंदर है, और उसे समझना, जानना, पहचानना मुझे आसान है, क्योंकि आत्मा वो जानती थी। वो रिमाइंडर था कि यही पे आगे तुम आगे बढ़ने वाले हो। शायद अमरनाथ इसलिए है कि वो भी अमर है, इमॉर्टल है, नेक्टर है, पानी है। ये ज्ञान मुझे बचपन में अमरनाथ केल में मिला है कि यहीं पे अमृत है, यही पानी है, इसी से ही सब कुछ होने वाला है। इसलिए ये सबसे बढ़ने के बाद जो पहला विषय मैं बात कर रहा हूँ वो पानी का ही है, जल का ही है, कि वही अमर है, वही इमॉर्टल है। उसी से शुद्धिकरण होकर हम में परिवर्तन होता है। ये कितने हद तक सत्य है, कितने हद तक नहीं सत्य है, दिखाने की कोशिश है। जब हम अमृत की बात करते हैं, लोग क्या है वो शायद उन्होंने इसको पानी के साथ नहीं जोड़ा है, और मैं जोड़कर दिखाना चाहता हूँ यही जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर दिखाई है कि तंत्र विद्या का जो विज्ञान है मुझे वहीं पे मिला था, और शायद मैं मार्थन में, मैं बचपन में रहा हूँ, वहाँ फिश वाटर है, और
सारी जानवरों की शुरुआत फिश से शुरू हुई है, मत्स्य से शुरू हुई है। शायद ये भी मेरे लिए रिमाइंडर था, ये दिखाने के लिए पानी अपनी जगह है और फिश, जितने भी वर्टिबल ऑर्गन्स हैं वो फिश से ही शुरू होते हैं। शायद मेरा लगाव उस फिश को, इसलिए मैं उनको बड़ा माननीय मानता हूँ। चाहे वो मत्स्य अवतार का वही एक परिवर्तन है, शायद वही चीज़ है जिससे 10 अवतार भी शुरू होते हैं। इसका ज्ञान मुझे अपनी आँखों से आत्मा ने मुझे बचपन में ही दे दिया है, जहाँ से तुम्हें शुरू होकर आगे बढ़ना है। अब आ जाते हैं, ये जो भूमि है जिसे अखंड भारत कहिए या अखंड सिंधु कहिए। मैं अखंड सिंधु इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिंधु एक ऐसी परिभाषा है, एक सोसाइटी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सबसे पुरानी थी, जहाँ पे ही वेद लिखे गए थे, जहाँ पे उपनिषद लिखे गए हैं, और यही भूमि में दिव्यांग को दिया गया है। ये वो पुण्य भूमि है जो आगे बढ़ रही है। मगर इसका ईस्ट में हिमालय और मानसरोवर कैलाश का एक सीमा है जो दुनिया से इसे बचा के रखता है, और नॉर्थ में लद्दाख में सिंधु रिवर ऊपर जाकर उत्तरवाणी की तरह वहाँ पे सीमा बन जाती है। उसके बाद वेस्ट में जाकर सब सिंधु की तरह से वो अरेबियन सी में चला जाता है, और नीचे सिंधु महासागर है। इसके बीच में जितनी भी भूमि है, तिब्बत से लेकर कन्याकुमारी तक, ये पूरी भूमि हम अखंड भारत कहिए या अखंड सिंधु कहते हैं। यहीं से कोर डिवाइन डिज़ाइन बना है। पुराने ज़माने में भी डिवाइन मैथमेटिक्स यहीं से दिया गया था, और द्वारा डिवाइन मैथमेटिक्स यहीं से जा रहा है। इसलिए मैं इसे पुण्य भूमि मानता हूँ। यही दिखाने की कोशिश है, यही पुण्य भूमि है, यही अमृत है, यहीं पे सब कुछ ठीक ठाक है, और जहाँ पे वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो एक मानव को अखंड पुरुष बनाने के लिए, अखंड विद्या के, अखंड योग के माध्यम से कुदरत के साथ जोड़ देता है। शायद यही चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। शायद मैं इसलिए दिखाना कि मैं इस भूमि में पैदा हुआ हूँ, इसकी औलाद हूँ, और यहीं पर रहकर दुनिया को वो ज्ञान देना चाहता हूँ। यहीं पर सत्य है। बस अब आ जाते हैं कि मेरे जीवन का मिशन कहिए, ऑब्जेक्टिव कहिए, विजन कहिए या लक्ष्य कहिए, वो इम्पेकेबल विजडम है या अखंडता है, जिसे जानकर कुदरत की हर खूबसूरत चीज़ को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और वो पहला मेरा लक्ष्य है। और दूसरी मेरी सबसे अनमोल जो डिस्कवरी कहिए या आविष्कार कहिए, वो दिव्य अंक है। इसे मैंने इन्वेंट नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ इसे पहचाना है, रिकग्नाइज किया है, देखा है, जाना है, पहचाना है, और दुनिया को एक नए मैथमेटिक्स की शक्ल में दिया है। मगर जहाँ तक 22/21 का वर्णन वेद उपनिषद में पहले ही था। 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का वर्णन था। हाँ, 0.34419 मैं काफ़ी सालों की तपस्या करते ढूंढते ढूंढते सब डिफेक्ट निकालने के बाद 0.34419 द लास्ट स्टेज ऑफ मैचुरेशन जो शिव जी के साथ जुड़ी हुई है, बनाने के बाद ही से बना पाया हूँ। शायद ये जीवन में पहली बार किसी ने इसका अनुभव किया है, दिया है और दुनिया को, और इसके आधार पे ही अखंडता के आधार पे दुनिया में वो ज्ञान मिल सकता है जिसके आधार पे किसी किस्म की कोई भी गलती ना हो। अब उसके आधार पे ही इसे मेरे जन्मों जन्मों की तपस्या समझिए, यह जन्मों जन्मों की विचारधारा, स्पिरिचुअल राइजिंग, अवेकनिंग और कुदरत के साथ जुड़ने की कोशिश जन्मों की है, उसका ही वरदान है। अब इस वरदान को लेकर मैं दुनिया को वो ज्ञान देना चाहिए जिसमें कोई कमी ना हो। सारे बच्चे पूरी दुनिया के वही पढ़ें, दूसरे को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यही कोशिश से मेरा काम चल रहा है। मैं खुश हूँ कि मैं वो कर पा रहा हूँ। बाकी दुनिया जाने दुनिया का, मैं तो किसी को नहीं बदल सकता हूँ। मैं साफ शब्दों में सबसे कहता हूँ, मैं सिर्फ, मेरी गुरु मेरी अंतरात्मा है, मैं अपने आप से उसके साथ कर सकता हूँ। और हर इंसान को अपनी आत्मा के माध्यम से सत्य को जानकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मगर आज तक ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं किसी पे कोई दोष नहीं ठहरा सकता। मैं दे रहा हूँ और विश्वास करता हूँ कि चलते चलते सारी दुनिया इसको समझ लेगी और अखंडता आ जाएगी और पूरी दुनिया में शांति का अनुभव हो पाएगा। अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूँ जो मेरे जीवन के लिए बड़े अनमोल हैं। सबसे ज़्यादा है कि होली गीता में एक है, कर्मण्येवाधिकारे मा फलेषु कदाचन। इसका तात्पर्य यह है कि अपना सारा कर्म फल की आशा के बिना
सच्चाई ईमानदारी से करते जाओ। आपको कर्मयोगी बनना है, मगर फल की आशा नहीं करनी है। जब भी फल की आशा होती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, फिर आप बेचने की कोशिश करते हैं, उसमें खिलवाड़ आ जाती है। जब खिलवाड़ ना आए, फल की आशा नहीं, फल आपको मिलने वाला है, वो समय भी फल के सोचने के बजाय काम पे लगाइए, कर्मयोगी बनिए। कर्म परम धर्म है, ये शायद मैंने होली गीता के इस शब्द में दिखा है। उसके आगे या दूसरा पोर्शन ये है कि अपने जो कर्म है वो करते जाइए बिना आशा के, और चलते 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 आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। यही मेरे कहने का तात्पर्य है। अब जब हम आयुर्वेद पे आते हैं, और पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, और मैं उसी को धर्म कर्म प्रज्ञान अखंडता के साथ जोड़ता हूँ कि जो मोक्ष है, जो अखंडता है, जो ज्ञान है, वो आपको धर्म से मिलता है, कर्म से मिलता है, सोच विचार से मिलता है। उसी में अज्ञान टू ज्ञान टू विज्ञान टू प्रज्ञान टू अखंडता उसी में उभर के आती है। मगर आपको कर्मयोगी बनना चाहिए, और अगर आप कर्मयोगी हैं तो ये आगे बढ़ सकते हैं, उसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता है। यही चीज़ आप नीचे के जो कथापदेश में जो पिक्चर है, जो 5 हॉर्सेस हैं और रथ है, वो जीवात्मा है, और अंतरात्मा अर्जुन की तरफ से मैं देखता हूँ, और परमात्मा को श्री कृष्ण भगवान के तरफ से देखा है। ये अंतरात्मा और परमात्मा और जीवात्मा तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो त्रित पराविद्या का वर्णन मैंने किया है। ये तीनों मिल जाएंगे, आप समझ लीजिए आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। ये सबसे बड़ा ज्ञान मेरा है, और मैं चाहता हूँ हर इंसान, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपका गुरु दूसरा कोई इंसान नहीं है। आपका गुरु अपनी अंतरात्मा है, वो अंतर्यामी है, अंतर्ज्ञानी है, और सब कुछ आपको बता सकता है, मगर आपको अंतरात्मा के साथ जुड़ना है। इसके लिए जितना आप दुनिया के बारे में भूल जाइए, सच्चाई ईमानदारी से, वायलेंस को, जो मैंने अखंड विद्या विषय में या अखंड विद्या में या अखंड योग में समझाया है, उसे चलेंगे। चलते चलते आप सत्य के पास पहुंच जाएंगे। जब सत्य के पास पहुंचेंगे तभी जाके आप अखंडता को पहचान पाएंगे, दिव्यों को पहचान पाएंगे। जब दिव्यों को पहचान के उसके आधार पे, अगर आपका खाना पीना सब कुछ उसके आधार पे होगा, आप संपूर्ण इंसान बन जाएंगे, और संपूर्ण इंसान कुदरत के साथ जुड़ जाएगा। आप और सृष्टि में कोई अंतर नहीं होगा। शायद इसलिए मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसे पूरे मस्तिष्क में आंखें खोल के 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थ्रू द ब्रेन देखी गई है, कहीं और नहीं है। क्योंकि आकाश कोश की जो फ्रीक्वेंसी है 7.83 टू 8.73 है, और मेरी भी उसके बीच में ही है। और जब अगर बन जाते हैं तो आप कुदरत का हिस्सा बन जाते हैं। फिर जो भी कुदरत का ज्ञान है, चाहे वो ऋग्वेद में है या दूसरे उपनिषद में, स्क्रिप्चर्स में है, वो सब आकाश कोश में है। आप आकाश कोश से सीधा आइनोस्फीयर से उसे ले सकते हैं। लेने के बाद उसको समझकर आगे बढ़ना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। ये पहला लक्ष्य मैंने जीवन में सीखा है। अब आते हैं दूसरे लक्ष्य की तरफ। ये मैंने स्कूल में पहली बार देखा था कि विद्या ददाति विनय विन्यात जाति पात्रता, पात्रता च धन उत्पत्ति, धन धर्म तथा सुखम। अगर दुनिया में अगर आपको सुख, सबके लिए सुख चाहिए, तो उसका बेस राइट एजुकेशन, विद्या ही होनी चाहिए, इम्पेकेबल विजडम होनी चाहिए। जो इम्पेकेबल विजडम हो, वो इंसान बड़ा सरल सहज होता है, वो हर इंसान को एक तरीके से बनाता है। जब सारे इंसान एक तरीके से बन के काम करते हैं, वह धन की उत्पत्ति होती है। जहाँ धन होता है वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वो सुख है। ये चीज़ मैंने सीखी है। मगर यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि आज का युग दुनिया में कहता है कि हर इंसान को टीम के तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि टीम का लीडर जो है वो ब्राह्मण होना चाहिए, जो ब्राह्मण को जानता है। बाकी वाले एग्जीक्यूशन काम उसका है, वो दिव्यांग है। मगर बाकी वाले अपनी क्षमता के साथ तो दिव्यांग को ध्यान में रखते हुए काम करें। वो टीम इस किस्म की है, वो अपनी क्षमता के साथ जो ज़रूरी है दिव्यांग के आधार पे है तो ठीक है। अगर हर इंसान की सोच को आप लेके टीम बनाने की कोशिश करेंगे तो आप वही मॉडर्न साइंस वाला किस्सा हो जाएगा कि आप मैन मेड कंसेप्ट में रह जाएंगे। एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, वो कुछ नहीं होता। जब सत्य सत्य की है, सत्य के आधार पे अगर आप टीम बनाएंगे तो वो आगे बढ़ेगा। ये दूसरा ज्ञान मुझे नजर आया है। पहला कर्मियों का है,
दूसरा ज्ञान का है और सत्य क्या है। ये वो टीम है जो सत्य के आधार पे है, असत्य पे नहीं है। आगे जो नीचे का पोर्शन है उसमें मैंने ये महसूस किया है कि जो भी आपका काम है उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इम्पेकेबल विजडम ही होना चाहिए। और उससे चलते चलते आप कुदरत के वो विषय देख पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप में पर्सनल इंटरेस्ट जिसमें पैसा है, शौहरत है और दुनिया में नाम कमाने की है, तो आप कहीं ना कहीं रास्ते में खो जाएंगे। मेरा जीवन का लक्ष्य यही है। मैं 73 होने के बावजूद भी अपने आप को वही बच्चा महसूस करता हूँ जो मैंने बचपन में देखा है। मेरा जीवन बहुत सरल है, अकेला रहता हूँ, सारे काम खुद करता हूँ, सर्व कर्मयोग करता हूँ। मुझे कभी दिखाने की या खुद की कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास शोहरत है, ये है वो है, कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। जब इंसान सेल्फलेस हो जाता है मगर उसका कर्म में कोई सीमा नहीं है, वो आगे ही सत्य को ही जानता है, वही सिंपल रह सकता है। नहीं तो आप दुनिया की नज़र में आगे बढ़ने के लिए दिखावे की कोशिश करते हैं और दिखावे में आपका अंत हो जाता है, पतन हो जाता है। अगर आपको पतन नहीं चाहिए तो आपको सरल ही रहना चाहिए, सहज ही रहना चाहिए और सच्चाई ईमानदारी से आगे चलना चाहिए। ये जीवन का तीसरा लक्ष्य मैंने महसूस किया था। अब आगे चलते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि ऋग्वेद से लेकर सारी जगह यही कहा जाता है कि हाईएस्ट जो भी है वो विद्या दानम है। जो विद्या का दान देता है वही सबसे प्रथम वरदान है, प्रधान में अतिशय। आप इसको भी मैंने स्कूल में यही देखा था कि मोर एंड मोर वी शेयर विद सरस्वती के भंडार में बड़ी अपूर्व बात। ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बिने बिन खर्चे गटिया, ये पहला शब्द है। और दूसरा, जितना हम ज़्यादा देंगे, जितना आगे बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरे का शेयर नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं आस्ता आस्ता गायब हो जाता है। मेमोरी भी की अपनी एक सीमा है और मेमोरी को रीइंफोर्स करने के लिए जितना आप देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और दूसरों के साथ जितना शेयर करेंगे, जितना बांटेंगे, जिस विद्या का दान देंगे, उतना ही आपको और भी विद्या मिलेगी। देना 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 ही आपका धर्म होना चाहिए और वो हमेशा के लिए रहता है। ये शायद मैंने इससे सीखा है कि आप सिर्फ जो भी है सीखा है दो, और देने के बाद जो भी सुनता है वो भी उसको और भी ऐड करे। यही विषय मैंने अखंड विद्या में समझाने की कोशिश की है। ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थे। इसमें कर्मयोग भी आ गया है, ज्ञान भी आ गया है, विज्ञान भी आ गया है, अखंडता भी आ गई है। इसमें कुदरत के साथ भक्ति भी है और सिद्ध को पाने का एक अनमोल मौका। शायद मैं गीता में कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और सिद्ध योग का वर्णन है और मैं समझता हूँ उसमें 5वां हिस्सा अखंड योग को मैंने डाला है, अखंड ऋषि को डाला है, जिसमें सारी की सारी क्षमता है। आज हम मानते हैं कि लोगों की हर सोच एक सीमा के साथ है। हम एक सब्जेक्ट में मास्टर बनना चाहते हैं और मैं जानता हूँ वहाँ पे 64 आर्ट्स हैं। आप सारे 64 आर्ट को समझेंगे फिर ही आप अखंडता के पास जा सकते हैं। अखंड ऋषि को संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शायद उस संपूर्ण ज्ञान को ढूंढते ढूंढते मैं दिव्यता तक भी पहुँच गया हूँ, अखंडता भी नी सिम्बॉलिक लैंग्वेज पर पहुँच गया हूँ। शायद इसलिए मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म में मंत्र, यंत्र और तंत्र का तीनों का अनमोल पिलर्स हैं। मगर मैं मानता हूँ गणित विद्या मैंने चौथा उसमें डाला है क्योंकि गणित ही उसको संपूर्णता ला सकता है। कुदरत की हर चीज़ गणित के साथ बनी है। अगर वो सत्य है तो आप में कोई कमी पेशी नहीं होगी। ये शायद मैंने इन सब चीज़ों से जानने की कोशिश की है और मैं ये बार बार लोगों को यही दिखाना चाहिए कि आपको 5 के 5 मूल्यों तक चलना चाहिए। कर्मयोग हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, सिद्ध हो और अखंडता हो, बस यही सत्य है। अब आ जाते हैं और मैंने अब दुनिया भर में रिसर्च होकर दुनिया को नोबेल प्राइज़ मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, सब दुनिया रिसर्च के पीछे पड़ी हुई है और मैं जानता हूँ कि जो रिसर्च आज हो रही है वो गलत है। वो एक आदमी ने जो गलती से रिसर्च करके जो पाया था
उसे दुनिया ने देखा है, फिर उसमें वो एक गलतियां ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उसके फर्दर रिसर्च की जा रही है, और रिसर्च करने के बाद जो आप एक विषय पे पहुंचते हैं उसमें संपूर्णता नहीं है, क्योंकि आप में सत्यता तक पहुंचने की नहीं है, आपकी सोच ही निराधार थी। पर उस पर रिसर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शायद इसलिए जो मैंने पीएचडी रिसर्च की है वो मेरे अपने अनुभव के आधार पे है, और यही दिखाने की कोशिश है कि अगर आपको रिसर्च भी करनी है, आपको खुद ही अनमोल रत्न होना चाहिए, आपका वो अनुभव होना चाहिए वो कंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो आप आगे उसकी सीमा तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने मेरी कुंडलिनी योग में मैंने अनुभव किया था कि ये अंतरात्मा मेरे जिस्म के अंदर है, बाहर नहीं है। बट उसको महसूस करके फिर रिसर्च के मैं यही कहूँगा कि बिगिनिंग में, शुरू में मेरे दिमाग में 10.5 हर्ट्ज अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी पोस्टीरियर ब्रेन से थी। जब आंखें बंद थी, मन शांत था और कहीं पे नहीं था। मैं भी दूसरे इंसानों की तरह वैसे ही था। वो रिकॉर्ड आज भी मैं दिखा चुका हूँ। मगर चलते चलते मैंने देखा कि अगर मैं अंतरात्मा को पकड़कर वो सोचने की कोशिश करता हूँ तो मैं पूरे जिस्म को समझ पाया हूँ। शायद वही ऋग्वेद दिखाने की कोशिश करें, वही आयत्रीय उपनिषद दिखाने की शुरू करें, वही सारे उपनिषद का ज्ञान मैं एक एक करके कर पाया, क्योंकि मेरी आत्मा ने ही मुझे वो ज्ञान दिया है, मैं जिस्म के अंदर महसूस किया है, वही मैं दुनिया को समझाने। इसलिए कह रहा हूँ कि जेन्युइन रिसर्च के आधार आपके अपने सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। तो उसके बाद चलते चलते मैंने जो पाया है आप खुद ही देख लीजिए। अगर आप रिसर्च उस सब्जेक्ट पे करें जिसका अनुभव आपको है, आपको ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोरेशन को सब्जेक्टिव तरीके को ऑब्जेक्टिवली देखना है। जैसे मैंने अंदर पिया है, उसको देखने के लिए मैंने ईजी पावर स्पेक्ट्रम जो बनाया था वो शायद कुदरत का पहला देन है। मगर मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है 30 साल की रिसर्च हो गई है, मगर दूसरे किसी आदमी ने इस पर काम भी नहीं किया है, जाना भी नहीं, पहचाना ही नहीं। मैं जानता हूँ ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए कि लोग अपने अंदर नहीं जुड़े हैं, बाहर है। शायद उनको वो सौभाग्य नहीं जो मुझे है। जैसे मैं कहता हूँ 7 साल तक मैंने सिर्फ कुदरत की देखा है, तो कुदरत ही के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूँ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले 7 साल तक बच्चों को आत्मा के माध्यम से दुनिया को देखने दीजिए, फिर उसके बाद ही एक एक करके वो समझाने की कोशिश कीजिए जो मैं समझा रहा हूँ। तो उसमें वो ये आत्मा का ज्ञान है मुझे, और वही अगर दूसरे बच्चे पढ़ेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, मैं समझता हूँ सारे कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। वो रिसर्च होनी चाहिए। अब आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा है कि गणित विद्या तक आना ज़रूरी है, मगर गणित विद्या में को भी आपको एक यंत्र फॉर्म में डालना है। ये दिव्य का यंत्र है, शायद पहली बार किसी ने किया है, और वही एक भाषा है जिसके आधार पे इस सब्जेक्ट को दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करना या अनुवाद करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स में डाला है, उसके बाद यंत्र में डाला है। अब यंत्र को और मैथमेटिक्स को दूसरी भाषा में रिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। यही मैं दिखाने की कोशिश, ये अगर रिसर्च का, लिखने का अनुभव वहाँ तक जाएगा तो आप दुनिया में अखंडता लेके आ जाएंगे। अब आ जाते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि हमने ये शुरू कैसे किया था। जैसे मैंने कहा कि सृष्टि के निर्माण से पहले आत्मा थी, और आत्मा का मतलब यह है आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, बर्न नहीं कर सकता, जला नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है। वो अपने आप में संपूर्ण है। अगर वो संपूर्ण है तो उसे अगर आप समझ लेंगे तो आप आत्मा के साथ जुड़ के सृष्टि को देख सकते हैं। ये मेरा मानना है कि जो आत्मा है वो इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनॉन हो। ये 5 की 5 इंपॉर्टेंट है। वैसे जीनॉन को मैं निरंकार निर्गुण ब्राह्मण के साथ जोड़ता हूँ, क्रिप्टॉन को साकार सरगुण ब्राह्मण को, जो अनमैनिफेस्टेड इनविजिबल फॉर्म है। मगर जो असली जो सृष्टि बनी है वो आर्गन 40 से बनी है, वो आदि पराशक्ति से बने हैं, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नियॉन में 10 हैं और हीलियम में 10 हैं। हीलियम अंतरात्मा है, नियॉन से स्पाइरल गैलेक्सी बनी है, और आर्गन से महाब्रह्मांड बना है। ये मैं दिखा चुका हूँ। और जिसके आधार से यहाँ से शुरू होकर आत्मा से आगे बढ़ते हैं। आत्मा से ही शून्य है, वही ज़ीरो है। सारी गणित विद्या भी ज़ीरो से शुरू होती है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 वही है। उसी चीज़ को मैंने भी आगे पहले भी दिखा चुका हूँ। इसलिए मेरे पूरे सीक्वेंस को अगर आप
खास करके जो 12 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ है, उस सीक्वेंस में देखेंगे तो आप में एक संपूर्णता आ जाएगी। मैं वही दुनिया के लिए ज्ञान की आशा करता हूँ कि चलेंगे तो आप में कोई अंतर नहीं होगा। अब आ जाते हैं, और मैंने जैसे कहा है कि क्रिएशन से पहले नियॉन 21 था, फिर नियॉन 21 और 21 मिलकर नियॉन 22 बना है, और उसमें से ही रोशनी बनी है, उसी में आकाशभूता है, उसी में 10 स्टेजेस हैं, उसी में ही दुनिया के सारे पदार्थ बने हैं। रसायन विद्या इसी से शुरू हुई थी। अब यहाँ से ही आगे हम चलने वाले हैं। अब आते हैं कि नियॉन 21 डार्क मैटर क्यों था? क्योंकि उसके जितने अगर 10 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अंदर के 10 प्रोटॉन्स और 11 न्यूट्रॉन के साथ जुड़ा है। रोशनी अंदर है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, और जब तक वो चार्ज नहीं होगा उसमें रोशनी नज़र नहीं आती, मैं दिखा चुका हूँ। और वही चीज़ आप गायत्री पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि सब शुरुआत ज़ीरो से शुरू हुई थी, वही सृष्टि के निर्माण से पहले था, वहीं से आत्मा से शुरू होकर सारे नंबर उसमें से आगे आए हैं। अब इस चीज़ का वर्णन बृहद अर्ण्यका उपनिषद में महर्षि यज्ञवल्क्य के बड़े खूबसूरत तरीके से 4 लाइनों में कहा है। पूर्णम अधा पूर्णम इदम पूर्णत पूर्णम उदच्यते। इसका मतलब जे भी सत्य है वो भी सत्य है, जे भी पूर्ण है वो भी संपूर्ण है, और पूर्ण से ही पूर्ण उभर के आता है। ये बड़ा स्टेटमेंट है। मगर जो आगे है, पूर्ण से पूर्ण अधे पूर्ण इव, ये जो हम फुलनेस को फुलनेस से निकाल भी लें तो फुलनेस हमेशा रहेगी। इसके पीछे जो गणित विद्या उन्होंने दी है, शायद मुझे नहीं मालूम कि किसी ने इसे इस तरीके से ट्रांसलेट किया है, मगर मुझे खुशी है कि इसमें ही मैं शून्य को देखता हूँ, ज़ीरो को देखता हूँ, और इन्फिनिटी को इसी में देखता हूँ। इन्फिनिटी है तो वो ज़ीरो है, अगर शून्य है वही है। तो यही चीज़ दिखाने की, अब मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब एक नंबर से एक दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, एक में आता है, मगर शून्य को शून्य की डिवाइड करने से एक नहीं आता है, मैं दिखा चुका हूँ। मगर विज्ञान चक्र को बनाते हुए 0 से 7 स्टेजेस, फिर 3, 6, 9 और आगे कैसे बढ़े हैं वो देखा है, वो इसमें है। आप उसमें देखेंगे तो इसमें आप अंतर में सूर्य भगवान को देख सकते हैं, उनकी 10 रेज को देख सकते हैं, सत सवितुर वरेण्यम गायत्री मंत्र को देख सकते हैं, गायत्री को देखते हैं, दत्तात्रेय को देख सकते हैं। सारे का सारा ज्ञान इस सिंबल में ही है। जो इस सिंबल को देख लेगा वो गायत्री, दत्तात्रेय और कुदरत की सब चीज़ों को देख सकता है, जो मैं बता चुका हूँ। ये एक रिमाइंडर है। अब आ जाते हैं कि ड्यूरिंग क्रिएशन, जैसे मैंने कहा था कि नियॉन 21 मिले हैं, वो नियॉन 22 आता है, वही रोशनी है, वही समय के साथ चलते चलते नियॉन 20 में बदल गया है। और 10 स्टेजेस ऑफ एंड मैटर एनर्जी में अखंड भूता, वायु भूता, अग्नि भूता, जल और पृथ्वी से करते करते ग्रॉस ऑफ फॉर्म से आकर फिर सृष्टि बनी है। बाकी सारे उसके बाद ही बने हैं। मगर जैसे मैंने कहा है कि निरंकार और निर्गुण ब्राह्मण वो ज़ीनोन के साथ है, साकार सरगुण ब्राह्मण वो कुदरत की देन है। उसके बाद जब आधी पराशक्ति उसमें से निकली है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसी से निकले हैं। जब उन्होंने बनाया है तो सारी सृष्टि उसके बाद ही शुरू हुई है। तो इसमें कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाना शुरू कर दी थी आफ्टर आदि पराशक्ति, तो उन्होंने दुनिया बनाने के बाद 1.5 साल के लिए आराम किया था। अब ये एक कंसेप्ट है, उसे मैं जानता हूँ कि मुझे अगर लिखना है तो ये दिखाना पड़ेगा, उसका साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए जिससे दुनिया मान सके। और मेरा मानना है स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, उनकी यूनियन होती है तो जाइगोट बनता है, वो नया लाइफ शुरू होता है, न्यू क्रिएशन शुरू होती है। और 1.5 दिन के लिए जाइगोट आराम से अपने अंदर की चीज़ को बदलने की कोशिश करता है, उसके बाद ही उसकी डिवीजन होना शुरू होती है। ये जो 1.5 दिन का जाइगोट का सफ़र है, जहाँ 1.5 साल लॉर्ड ब्रह्मा का है, मैं समझता हूँ इसमें एक सत्य है। अब आ जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ द क्रिएशन में जो आकाशभूता है वो पेंटागन के साथ जुड़ा हुआ है। ये सिंबल मैंने पहली बार बनाया है,
मैं जानता हूँ कि आकाश का सिंबल डॉट सर्कल स्फीयर है, वो पहले से था, मगर आकाशभूता को पहली बार मैंने दिया है। इसमें एनर्जी और मैटर दोनों का संतुलन है, तो शायद इसलिए 360 प्लस 180 540 तक आ गए हैं, जिसे अब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो सेकंड स्टेज है वो वायुभूता है, वो हेक्सागोन की है। इसमें 360 डिग्री है और इसमें ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उभर के आई है। जैसे अगस्त क्लियरेंस ने बेंजीन रिंग को बताया था, 6 कार्बन को कैसे जोड़ा, इसमें ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने हैं, बेंजीन बनी है, जिसमें ही किस्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार हुआ है। इनऑर्गेनिक का भी हो गया है, ऑर्गेनिक का भी हो गया है, ये चीज़ नज़र आती है। अब आप आगे आते हैं तो अब हम अग्निभूता की तरफ आते हैं। तो ट्रायंगल जो ऊपर की तरफ जाता है, इसे मैं ऑक्सीजन के साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन है तो अग्नि है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो अग्नि नहीं है। ये 8वां पदार्थ है, इसलिए मैं इसे माता दुर्गा के साथ जोड़ देता हूँ। उनके 8 अष्टभुजाएँ हैं, अष्टभुजाधारी के लिए हैं। मैं गायत्री की बात 10 भुजा की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अगर अग्नि है तो अग्नि ज़्यादा, जितनी ज़्यादा अग्नि बढ़ेगी वो आपको वायुभूता और आकाशभूता की तरफ ले जाए। जब अग्नि कम होगी, ये जो चढ़ती ट्रायंगल है वो शक्ता ट्रायंगल है। जब शक्ति ट्रायंगल आती है तो उसकी इन्वर्शन होना शुरू हो जाती है। जब शक्ति कम होना शुरू हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं आपको जल और भूमि की तरफ ले जाती है। तो बीच का संतुलन जो भी है अग्नि के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा। शायद इसलिए ऋग्वेद में अग्नि की मात्रा बाकी सब देवी देवताओं से ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि अग्नि ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बस यही जीवन का सत्य है। अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेज, अपाभूता जल। ये क्रिसेंट की तरह है, इसकी शक्ल मैं समझा चुका हूँ। इसकी जो परसेंटेज है 61.834% है, इतना तक ही सीमित है। अब जब आगे चलते हैं तो पृथ्वी में आते हैं, तो वहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म में स्वास्थ्य की शक्ल में है। इसका सिंबल 0 होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं, मगर आप 0 नहीं बना सकते क्योंकि 0 को आपने स्पेस के लिए दे दिया है। तो इसको कैसे बदला गया है ये भी मैं समझा चुका हूँ। अगर वो समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कुदरत ने कितनी खूबी से दुनिया को ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान दिया है। आप ये सारे का सारा मात्र आप पीरियडिक टेबल में नज़र आ जाता है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जहाँ तक कि पीरियड की बात है तो 7 ही हैं। यही दिखाने की हर चीज़ में 1 को 7 हिस्सों में बदला गया है, या 1 से 3, 3 से 7, 7 से 10, वो भी मैथमेटिक्स में समझा चुका हूँ। जब वो मैथमेटिक्स आपको समझ आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि जो बहरीनी दुनिया है वही है। और वो चीज़ मैंने क्लॉटिंग मैकेनिज्म में भी दिखाई है। जो पहला पदार्थ है वो 3rd है, जो दूसरा है वो 7 है, तीसरा 10 है, उसके बाद 2 डिवाइड के 5 है। ये भी कुदरत की देन है। जब आपको 64 आर्ट्स आती हैं तो फिर ही जाके आप अखंडता देख सकते हैं, मगर जब तक 64 नहीं है तो आप में अधूरा पाने आने के बाद अपनी सोच से काम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये ज्ञान सबके लिए ज़रूरी है। समझना है तो 7 हिस्सों में क्यों है। शायद भूमि के भी 7 हिस्से हैं, अंतरिक्ष के भी 7 हैं, हेवन के भी 7 हैं, और कलर के भी 7 हैं, दिन भी 7 हैं, और सूर्य भगवान के भी 7 ही हॉर्सेस हैं। यही जीवन का सत्य है। इसलिए मैं जो पुराने सिंबल्स हैं उसमें पूरा ज्ञान था, मगर लोगों ने नहीं समझा, उसे क्रिटिसाइज करके दुनिया में अनर्थ कर दिया है। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि सारे के सारे जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो सही नहीं है। लोगों ने उससे भी गलत काम किए हुए हैं। हमें वो गलतियाँ निकाल के वो बनाना है जो संपूर्ण अखंडता के साथ जुड़ा है। मगर ऊपर जब ग्रुप की बात आती है तो आप इसमें 18 ही देखते हैं, उससे कम नहीं है, उसके ज़्यादा नहीं है, जिसका मतलब ये आदि पराशक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, 18 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़ा हुआ है। यही जीवन का सत्य है। आप देखिए, पीरियडिक टेबल को कुदरत ने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया, मगर उसने जो अपने अनुभव के आधार पे सत्य के साथ जो दिया है वो सत्य इसमें नज़र आता है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्पिरिचुअलिटी और साइंस के वो सत्य को इकट्ठे मिलाएंगे तो हम स्पिरिचुअल साइंस को बनाकर दुनिया के साथ दे सकते हैं। वही कोशिश अखंड विद्याश्रम की और शिव भूषण शर्मा की है। अब आते हैं, और अब यहाँ से आप आगे चलते हैं कि इसके आगे कुदरत ने कैसे हमें लेके गए हैं। और मेरा मानना है जो पहला एक है वो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण है।
जब साकार सतगुण ब्राह्मण की तरफ आता है तो वो 3 में बदल जाता है। पहले 3 शक्ता और शक्ति इकट्ठे हैं, मगर शक्ता और शक्ति इकट्ठे होने में जो 3 चीज़ जो सबसे पहले उभर के आती हैं, एलिमेंट में आती हैं, वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ही हैं। और जो फर्स्ट सोल है वो हीलियम 4 है। आप J4 देख रहे हैं। जो फर्स्ट 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं मानता हूँ उसमें मीथेन है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन में 10 प्रोटॉन्स हैं, वाटर में 10 प्रोटॉन्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में 22 हैं। जेवी दिव्य के साथ जुड़ा है, जिसी से ही सृष्टि आगे बढ़ी हुई है। जो फर्स्ट 3 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर यही जीवन का सत्य है तो मैं समझता हूँ कि कुदरत को समझने का मौका मिलके उसको एक अलग तरीके से दुनिया के सामने पेश करना जो इंटरटेनिंग है वो अच्छा है। अब आ जाते हैं कि हम अब इन एलिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला एलिमेंट मुझे नज़र आता है वो हाइड्रोजन है। वो छोटा एटम एलिमेंट है जो सबसे छोटा है, वो अपने आप में पदार्थ है। अब वो मैं आदित्य के साथ या सन के साथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि सन को मैं या सृष्टि को, आदित्य को हाइड्रोजन के साथ ही जोड़ता हूँ। और उसी में सन की कोर में 6000 सेंटीग्रेड डिग्री में हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर हीलियम 4 बनाते हैं, जो अदिति है उनकी बेटी है। और फिर अदिति वो जो बेटी है माँ बन के उसमें से हाइड्रोजन बाप जो आप देख रहे हैं वो आप प्रोटॉन न्यूक्लियर एनर्जी साइंस में मैं दिखा चुका हूँ। उसे देखिए, फिर समझ पाएंगे कि ये आदित्य हाइड्रोजन है और अदिति जो हमारी अंतरात्मा है वो हीलियम है। तो यही ज्ञान ऋग्वेद में साफ शब्दों में कहा है कि दक्ष जो राजा है उसकी बेटी का नाम भी अदिति है और माता का नाम भी अदिति है। और उपनिषद में यह कहा जाता है कि अदिति की माँ अदिति थी, अदिति की बेटी भी अदिति है। शायद जो सोलर सिस्टम के कोर में 6000 डिग्री में हो रहा है वो साइंस की प्रतिक्रिया उसे आसानी से समझा पाती है। अगर यही है तो समझ लीजिए कि आपने हाइड्रोजन को समझा है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही है, यही सबसे ज़्यादा है। इसे ही आदित्य का है, अंदर भी है बाहर भी है, दुनिया में यही है और हर चीज़ उसके साथ ही जुड़ी हुई है। अब आ जाते हैं कि सेकंड जो क्रिएशन है वो अद्वितीय है, जिसे मैं समझा चुका हूँ। तो वहाँ पे 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण आप उसमें हीलियम 4 देख सकते हैं, जो सूर्य भगवान के अंदर में बनाया जाता है। जब ये ज्ञान आपको समझ आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे हाइड्रोजन को हीलियम में बदला गया था। तो हीलियम हमारे लिए अंतरात्मा बन जाती है, वो हाइड्रोजन हमारे लिए परमात्मा बन जाते हैं, या वो ज्ञानी बन जाते हैं, जिससे मैंने सीखा। यही चीज़ उपनिषद में साफ शब्दों में कहा गया है कि चाणक्य अग्नि कहते हैं कि अगर दुनिया को ज्ञान समझना है तो आप सूर्य भगवान से ही समझिए। यही लेख है, यही समझ है, यही जानना पहचानना ज़रूरी है। आप जाके ये वेद और उपनिषद वो ज्ञान मैं दिखा रहा हूँ जो साइंस के माध्यम से बिल्कुल संपूर्ण है। अब आगे चाहते हैं, जो थर्ड एलिमेंट है, मैं ऑक्सीजन लेके आ रहा हूँ, मैं कार्बन की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले जो क्योंकि हम पानी की बात कर रहे हैं, तो थर्ड जो कुदरत का है वो ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। कार्बन 6 है मगर वो 4th है। मगर थर्ड जो दुनिया का है, अगर पहला हाइड्रोजन है, दूसरी परसेंटेज हीलियम की है, तीसरी परसेंटेज ऑक्सीजन की है। अगर आप एटमॉस्फेयर में भी देखेंगे ऑक्सीजन की परसेंटेज 21% है। यही आके दिव्यांगता कहा जाता है। और वो एटीपी को बनाने के लिए, जो कुदरत बनाने के लिए कितना ज़रूरी है, ये भी मैं दिखा चुका हूँ। आप सारी मेरी पूरी देखी नई किताब जो देखने वाली है, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा बचपन से लेकर आखिर तक, हर रिसर्च स्कॉलर इसी के आधार पे ज्ञान चलाएगा तो उसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। ये ज्ञान आप सब दुनिया के लिए ज़रूरी है। ये थर्ड है। जब तीनों हैं और इसमें 2 जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं उसमें पानी बनता है। आप इस पिक्चर में देखिए कि जो डिवाइन सॉल्वेंट है, कुदरत ने जो बनाया है, जिसमें हर चीज़ डिज़ोल्व होती है। जो पहली चीज़ बनाई थी पानी थी, ताकि इससे की आधार के माध्यम से ही दुनिया में परिवर्तन आ सकता है।
और उसका स्ट्रक्चर मैंने ऊपर दिखाया हुआ है। ये दुनिया का अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, और इसकी परसेंटेज पानी में, बॉडी में और ह्यूमन सेल में 61.83% होनी चाहिए। अगर आप उसे मेंटेन करते हैं तो हमेशा के लिए आप सूक्ष्म रहेंगे, संपूर्ण रहेंगे, बिना बीमारी के रहेंगे। और इसमें पावर ऑफ वाटर की है 10 प्रोटॉन्स की है, वो हाई ऑक्सीजन के 8 और 2 हाइड्रोजन के 10 बन जाते हैं। यही 10 स्टेजेस को दिखाने की कोशिश किया। और मैंने ये भी दिखाया कि पानी 5 स्टेजेस में बन सकता है। जो हाईएस्ट क्वालिटी है वो आकाशबूता में है, 540 में है। जो मिनिमम है वो आइस में है, जिसमें अग्नि को निकाल दिया गया है। ये चीज़ें पानी के माध्यम से ही अगर आप सृष्टि के सारे काम को आसानी से देख सकते हैं। ये चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है। आप यही चीज़ जो मैंने शुरू किया था, दोबारा उस पर आ रहा हूँ। यही जीवन का लक्ष्य है कि जल ही अमृत है और जल ही औषधि है, जल से ही फिश बनी है, जल से ही सारी प्रतिक्रिया शुरू हुई हैं। ये दोनों ऋग्वेद और उपनिषद दोनों की परिभाषा है। तो आप एक नतीजे पे आ सकते हैं, जल ही अमृत है। और इसे अब जल अमृत है, इसको प्रूव करने के लिए मैं एक और विषय को दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूँ, जो भी भारत की सोच विचार के साथ जुड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं, अब ये हायर डेंसिटी या महाशक्ति का नीचे आना, जो शायद अरविंद जी ने भी कहा है, वो भी अपनी जगह है और मैं भी समझता हूँ ऊपर से नीचे आया हुआ है। यही महाशक्ति है, महाकुंडलिनी है, ऊपर से नीचे आया हुआ है। और जब ये ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा, हम आकाश को उसके साथ जुड़ जाएंगे और दुनिया की हर चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। शायद इसलिए ही श्री अरविंद जी ने जो भी लिखा है, जाना है, दुनिया को दिया है, वो अपने आप में अजूबे थे। मैं आज भी मानता हूँ उनकी जो प्रतिक्रिया रही है, चाहे वो सावित्री में हो, इंटेग्रल योग में हो, या उपनिषद में हो, वेद में हो, ज्ञान संपूर्ण था, क्योंकि वो भी कुदरत के साथ जुड़े हुए थे। ये उनका बहुत बढ़िया स्टेटमेंट, डिसेंट ऑफ शक्ति का होना, वो वेद की परिभाषा को समझाती हैं। अब आ जाते हैं, और जब जो कुदरत के ऊंचे हैं, ऋग्वेद में साफ शब्दों के हैं, 33 करोड़ देवती देवी देवता जो भी हैं, वो सारे एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और कुदरत की हर चीज़ों को दिखाते हैं। तो ऋग्वेद अपने आप में इन्फेंसी ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है, वो सत्य है। वो कहीं ना कहीं एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और सेल की बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर दुनिया बनी है। और 33 करोड़ देवता को मैं देखता हूँ, वो सारे के सारे हमारे जिस्म के अंदर हैं। जब हम उन सब चीज़ों को अंदर ही महसूस कर सकते हैं, आप कुदरत को जान पाएंगे, फिर जाके आप ऋग्वेद को समझ पाएंगे। उसके बाद शायद आप कुदरत में श्रुति के तरीके से वो मंत्रों को जान पाएंगे जो ऋग्वेद के मंत्र हैं। जो ज्ञान है, विज्ञान है, तभी समझ सकते हैं जब आप कुदरत के साथ जुड़े हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। अब आ जाते हैं कि जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि ह्यूमन बॉडी भी एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सेल्स और 10 टिश्यू ऑर्गन से बनी हुई है। और वही हम माइक्रोकॉस्मिक रिप्रेजेंटेशन हैं, मैक्रोकॉस्मिक पिडांड के रिप्रेजेंटेशन हैं। और हम जब संपूर्ण हो जाएंगे, हम में और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। जब हम में और ब्रह्मांड में अंतर नहीं है, तो फिर जाके हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, जो मैंने सोचने की, काम करने की कोशिश की है। शायद दिव्यांग उसी का आधार कहिए, या वरदान कहिए, या अनमोल प्रतिक्रिया कहिए। अब आ जाते हैं डिसेंट। अब जब सीधी बात डिसेंट की आती है, तो हम इंद्र भगवान का नाम लेते हैं। और यही कहा जाता है कि जितने भी देवी देवता हैं कुदरत के, उनके राजा इंद्र हैं। और मैं मानता हूँ कि इंद्र ही पानी है, इंद्र ही रेन गॉड है, इंद्र ही थंडर से, लाइटनिंग से, रेन से सारी की सारी चीज़ें ऊपर से लाकर नीचे ज़मीन पर छोड़ी थी। ये ऋग्वेद का भी हिस्सा है और सनातन धर्म की सोच भी इसी के साथ है। अगर इंद्र है तो वो पानी है, वही रेन गॉड है, उन्होंने ही ऊपर से सारी चीज़ें नीचे लाए। आप देख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को कैसे मैं साइंस के माध्यम से दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब जब ये चीज़ें हैं, तो मैं ये भी मानता हूँ कि जब चीज़ें ऊपर से नीचे आई हैं, पानी के माध्यम से आई हैं, वो
पहाड़ों से चलते चलते सारे समुंदर में आ गई हैं और सारी ज़रूरतें कहीं ना कहीं समुंदर से ही शुरू हुई थीं। और मॉडर्न साइंस का भी मानना है कि बायोलॉजिकल लाइफ ओशन के गर्म पानी से शुरू हुई थी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले बने थे, उसकी सारी ज़रूरतें ओशन पानी से आई थी और ओशन में चली जाती थी। और बाद में मल्टी सेलुलर बनने के बाद वो सूरज समुद्र का पानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इंटरस्पेशियस में जिसमें आ गया था। फिर वो अंदर में एच ऐसे यही चीज़ें आप सागर मंथन में देख सकते हैं। अब मैं वो विषय दिखाने वाला हूँ जो मुझे बहुत ही संपूर्ण मैथमेटिकल डिज़ाइन लगा। मुझे वो मैथोलॉजी नहीं लगी, कहानी नहीं लगी, मुझे वो ज्ञान उसमें उपनिषद में नज़र आया है, जब पुराण में नज़र आया है, जो सागर मंथन के नाम से द चर्निंग ऑफ प्राइमरी ओशन के साथ जुड़ा हुआ है। और उसमें क्या होता है आप आगे देखते हैं। अब सागर मंथन जो है चर्निंग ऑफ प्राइमरी ओशन, और कहा जाता है कि सबसे पहले जितने भी देवी देवता थे और जितने भी असुर थे, सुर और असुर मिलके उन्होंने डिसाइड किया हम दोनों मिलके एक काम करेंगे, एक टीम की तरह काम करके अमृत को पानी से निकालेंगे। जो ऋग्वेद में कहा जाता है कि पानी से ही सब चीज़ें हैं, पानी में अमृत है, वो जानते थे। अब पानी से ही हमें अमृत निकालना है, उसके लिए शुरू किया है। उसके लिए उन्होंने एक वासु स्नेक को माउंट मेरू सेंटर में बदला था। उसके बाद चरनी शुरू की थी, उसमें चलते चलते सारी चीज़ें उसमें से निकली हैं। अब ये निकली हैं, क्या निकला है अब मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पिक्चर वो पुरानी पिक्चर है जिसमें मंथन हो रहा है और 14 चीज़ों का वर्णन किया गया है। उसमें एक चीज़ जो है वो अमृत है, जो राइट साइड के सेंटर में वृक्ष के साथ में धनुषवान के पास में अप्सरा के पास में जो करमंडल है वही अमृत का है। अगर वो अमृत है, वो पानी से निकला है, तो आज की विषय हम उस अमृत की बात करेंगे। इस ओशन वाटर में जो जिसमें हर चीज़ है, उसमें से संपूर्ण पानी बाहर निकालना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। शायद मेरी एक ही कोशिश है कि मेरा कोई स्टूडेंट दुनिया के हर पानी से संपूर्ण वो पानी निकाले जिसे हम हर तरीके से सुरक्षित देख सकें। और मेरी कोशिश है कि हमारे स्टूडेंट ये कर पाएंगे, वही अमृत होगा। अब आगे चलते हैं। अब इस कहानी को हम एक और दिशा देखते हैं। डिसेंट आकाश गंगा की एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि लेजेंड है कि किंग सागर, जो किंग भागीरथ के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो अयोध्या के राजा थे। ही इंद्र ने उनकी सेना को हराया था। हराने के बाद उनको सारे सस्पेंडेड एनिमेशन में पाताल लोक में डाल दिया गया था। किंग सागर की पूरी जितनी भी आर्मी कहिए, उन सबको सस्पेंडेड एनिमेशन में पाताल लोक में डाल दिया गया है। वो इंद्र भगवान का काम है। उन्होंने पानी के माध्यम से उसे जाके पाताल में समुद्र में डाल दिया गया, सलाइन वाटर में डाल दिया गया। ये जीवन का सत्य है। मगर किसी ने उन्हें पूछा था कि अब इनको कैसे जीवित किया जाए, अनकॉन्शियस हैं, इसे रिवाइव करने के लिए क्या करना। तो किंग को बताया गया था कि गॉडेस आकाश गंगा, जो सागर की आकाश की गंगा है, उनको नीचे लाइए, वो संपूर्ण पानी आएगा तो ये सलाइन वाटर चूज के उसमें रिवाइविटी आ जाएगा। ये किंग ने करने के बाद उस पर तपस्या करना शुरू कर दी थी। मगर 3 युग वाले राजा ये संपूर्ण नहीं कर पाए थे। मगर अंत में किंग भागीरथ काफ़ी तपस्या करने के बाद वो आकाश गंगा को समझा पाए थे कि उनका नीचे आना ज़रूरी है। जब वो मान गए कि हमें नीचे आने के लिए ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा था कि मगर मैं पूरी गंगा एज सच पानी भी आ जाऊंगी तो जीवन का नष्ट हो जाएगा, भूमि नष्ट हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, लॉर्ड शिव को कहिए कि अपनी भुजा में लेकर फिर उसमें से थोड़ी थोड़ी छोड़ते जाएंगे तो दुनिया में कल्याण हो जाएगा। ये आकाश गंगा ने भागीरथ को कहा था कि शिव जी से कहिए, और शिव जी को समझाने के बाद वो मान गए थे कि मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेने के बाद वो क्या हुआ
अब मैं वो आपको आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप जे भागीरथ की पिक्चर रहा है महाबलीपुरम की केव्स में हैं, जब आप उनको तपस्या करते हुए देख रहे हैं। जे भागीरथ की पिक्चर है और सारे देवी देवता आगे पीछे है। जे यही कहानी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में महाबलीपुरम चेन्नई में भी नज़र आती है। मैं वहीं की पिक्चर दे रहा हूँ। अब आगे आते हैं कि ये पिक्चर किसी आर्टिस्ट ने बताई है कि आप देख सकते हैं शिव जी ऊपर की तरफ देख रहे हैं और गंगा ऊपर से नीचे आ रही हैं, पार्वती भी देख रही हैं, नंदी भी देख रहे हैं और भागीरथ भी देख रहे हैं कि कैसे आकाश गंगा का नीचे आना हुआ है। ये पिक्चर अपने आप में एक खूबसूरत मिसाल है। क्यों ये पिक्चर एक मैथोलॉजी नहीं है, कहानी नहीं है, जीव जीवन का सत्य है कि वो संपूर्ण ज्ञान गंगा के रूप में नीचे आना चाहता है। अब इसी पिक्चर को मैं दूसरी पिक्चर के साथ दिखा रहा हूँ कि गंगा ऊपर से नीचे आ रही है, सर के सेंटर में है। मगर इस पिक्चर में आप देखेंगे तो पानी दोनों तरफ चल रहा है। जो पानी नीचे आ रहा है वो शिवलिंग की तरह बन जाता है। खूबसूरत है। शायद इसलिए ही शिवलिंग पे हमेशा पानी डाला जाता है ताकि उसके अंदर की जो गर्मी है वो हमेशा कायम रहे, कम रहे। ये चीज़ मैंने इसके देखी है कि इसमें शिवलिंग की जो भाषा है 11/7 का है और टोटली 22/7 जो पाई है वो भी मैं समझ पाया हूँ इस सिंबल के आधार पे। आप समझिए कि इन सिंबलों में कितना ज्ञान है, मगर वही देख सकता है जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर अपने मन से ढूंढने की कोशिश करें तो आपको कोई समझ नहीं आएगी। शायद दिव्यांक ने मुझे इन सब चीज़ों को समझने का आसान मौका दिया, क्योंकि मैं और मेरी आत्मा दोनों एक ही हैं। मैं अपनी आत्मा से ही सीखता हूँ, वो सब अंतर्यामी है, इसलिए मेरे लिए आसान हो गया। इसलिए शिवलिंग को जानना इसमें बहुत ज़रूरी हो गया। मगर आगे आते हैं कि 1992 में मैंने एक पिक्चर बनाई थी, शिव शक्ति। अगर आप इस पिक्चर को देखें, इसमें शक्ति का स्वरूप है सबसे पहले, तो इसका मतलब शक्ति की जो परसेंटेज है वो 61.8034 है। इसमें शक्ता की पिक्चर नहीं, शक्ति की पिक्चर है। प्रीडोमिनेंट फीमेल है। और इसमें एक और चीज़ जो नज़र आती है कि नॉर्मली जब गंगा का पानी नीचे आता है तो राइट तरफ नज़र आएगा, मीन उनकी लेफ्ट हाथ, मगर जहाँ पे उनकी राइट में है और मेरी लेफ्ट की तरफ है। इससे भी मैंने ये सीखा कि यही जो गंगा है, आकाश गंगा आई है, जो भूमि में आई है, ऊपर से जो निकली है वो सिंधु है और सब सिंधु में बदल जाती है। वो वेस्ट की तरफ एक ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट की बाउंड्री सिंधु रिवर से है। यही चीज़ मैंने आपको अखंड सिंधु में दिखाई थी। ये चीज़ मैंने बनाई, इसलिए मैं इसे समझ सकता हूँ कि यही जीवन का सत्य है। आप इस पिक्चर को अखंड भारत के मैप को देखेंगे तो अगर आप देखेंगे सिंधु को मैंने सबसे ऊपर डाला है, जो ईस्ट में हिमालय से, कैलाश से, मानसरोवर से निकली है और उत्तरवाणी की तरह लद्दाख की तरफ चली जाती है। फिर वहाँ से नॉर्थ सीमा के बाद पश्चिम की तरफ सब क्षेत्र में बदल के चली जाती है। वो पिक्चर आपको मैंने पहले दिखा दी है। मगर इसमें एक चीज़ और मैंने ऐड की है, गंगा है और गंगा को मैंने नीचे दिखाया हुआ है। वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश या उत्तरांचल की बात है और गंगोत्री से ही गंगा निकली है और वहाँ से गंगा निकल के जो वेस्ट में एक बाउंड्री बन जाती है। अगर नॉर्थ में या ईस्ट में या वेस्ट में सिंधु है, जो नीचे है तो वो गंगा बन जाती है। वो कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल में आ जाती है, हुगली के पास। और वो आज भी गंगा का पानी अमृत है। वहाँ पे कोई भी मर जाए, उनको दफनाने के बाद आप पूरी उसे डाल देते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जगह बाकी जो लोग जिनकी मृत्यु होती है जलाने के बाद, उनकी सारी अस्थियों को गंगा में पिरोया जाता है। चाहे वो हरिद्वार में हो, चाहे वो उत्तर कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि पानी को और समझने की हम कोशिश करते हैं। और मेरा मानना है कि पानी इसलिए अमृत है, इसी में एसिड बेस बैलेंस है। अगर HOH लिखें या H पॉजिटिव है, जो आयनिक फॉर्म में बदल जाता है वो एसिडिक बन जाता है। OH जब नेगेटिव बनता है वो अल्कलाइन बन जाता है। और दोनों का संतुलन आप इसमें देख सकते हैं।
और जहाँ तक कि इनके जो पोलर बॉन्ड हैं वो भी पानी में हैं, जहाँ तक कि स्पाइडर भी उसमें आसानी से चल सकता है। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पानी की कितनी खूबियाँ हैं। अब हम साइंस के उस पात्र पे आ रहे हैं जो शायद हमको जानना चाहिए। तो एसिड बेस में HOH, जब H पॉजिटिव बन जाता है तो एसिडिक बन जाता है, जो OH नेगेटिव बन जाता है तो अल्कलाइन बन जाता है। ये भी HOH के बीच में ही है, जो किसी और चीज़ में कहीं नज़र नहीं आता है। अब हम होम्योस्टेसिस की तरफ जाते हैं। अगर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है तो हमें परफेक्ट इक्विलिब्रियम चाहिए, तो उसके लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। और पानी का 61.803% आप अगर मेंटेन करेंगे तो हम संतुलन के साथ रहेंगे। जो पानी बराबर पीते हैं उसमें कोई भी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, प्रोवाइडेड कि बाकी चीज़ें ठीक ठाक हैं। अब जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ पानी के साथ जुड़ा हुआ है। हाथ से चुनकर उसके आधार पर ह्यूमन साइकोलॉजी भी वैसे ही चलती है। इंटरनल एक्सटर्नल सब बराबर हो जाएगा तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब जो मैकेनिज़्म है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, नेगेटिव मैकेनिज़्म के आधार पे जे क्षमता हमारे अंदर ही है वो खुद कर सकते हैं, और उसको सीने पे लाने के लिए पानी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी से ही काफ़ी चीज़ें हैं जो उसमें संतुलन लाती हैं। जैसे अगर देखिए वाटर कंटेंट को 61.8 है, वाटर वॉल्यूम 5 लीटर्स है, शुगर वे है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पानी के साथ ही जुड़े हुए हैं। वो होम्योस्टेसिस के साथ इम्पॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री भी उसके साथ जुड़ी है, फिजियोलॉजी भी उसके साथ जुड़ी है, टेम्परेचर भी उसके साथ जुड़ी है। हर चीज़ कहीं ना कहीं हमें पानी के साथ ही जुड़ी ही नजर आती है। अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखें या कार्बन डाइऑक्साइड देखें, उसमें भी आप ओ पानी में ही है। अब आ जाता है कि ह्यूमन बॉडी की परसेंटेज जो अर्थ में है सॉलिड 38.19 है और पानी ये है, वही हमारी ह्यूमन बॉडी में है और सेल में भी है। और जब हम सेल की तरफ जाते हैं, बॉडी की तरफ जाते हैं, तो इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो 61 पर, जो एक्स्ट्रा सेलुलर 30% है। ये भी मैं समझा चुका हूँ। अगर ये आप हम मेंटेन करते हैं कि इंट्रा सेलुलर वाटर 61% है और आउटसाइड वाला 38 है, उसे मेंटेन करते हैं तो हम बिल्कुल संतुलित रहेंगे। अब बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी पानी की भाषा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी से ही वो अंतर आता है। अगर पानी कम है तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो हमको टेम्परेचर आ जाएगी। और पानी पीने से आप इसे कम कर सकते हैं। ये भी एक सबसे सिंपल आधार है कि आप पानी से ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ करनी है या इंक्रीज़ करनी है, ये एक अनमोल आप इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि पानी से बॉडी टेम्परेचर कैसे है। अगर हम पानी पीते हैं तो पसीना आएगा, एवेपोरेशन होगा, इस कूलिंग जाएगी, रेडिएशन होगी, कन्वेंशन होगी, ये सारे के सारे पानी के साथ ही जुड़े हुए हैं। इससे ही बॉडी टेम्परेचर कम करनी है तो सबसे पहले पानी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आगे चलें तो इसे और आगे समझने की कोशिश करें कि जब रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है तो हीट लॉस फ्रॉम बॉडी बढ़ जाती है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाती है, फिर उसको इंक्रीज़ करने के लिए कर्लिंग से बढ़ जाता है या शिवरिंग से बढ़ता है या कंस्ट्रिक्शन से बढ़ता है, तो बॉडी टेम्परेचर वापस आ जाती है। तो यहाँ पे भी पानी का आधार ही उसमें संतुलन ला सकता है। अब आ जाते हैं कि एक मेडिकल साइंस की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ कि अगर आपको जीवन में कभी भी ठीक रहना है तो डिहाइड्रेशन ही कारण। और मैं आज भी मानता हूँ जो एजिंग प्रोसेस है वो डिहाइड्रेशन से जुड़ा हुआ है और उसके रिहाइड्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जितना पानी आप पिएंगे उतने ही आप अच्छे रहेंगे, ठीक रहेगा। मगर पानी को समय समय पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा मत लीजिए। एट इस टाइम ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो उसका असर किडनीज पे और ज़्यादा हो जाता है। तो रेगुलर पानी खाने से पहले, खाने खाते वक्त, खाने के बाद, या पूरे जिस्म में पूरे दिन में अगर 4 से 5 लीटर पानी आप पीते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी किस्म की कोई भी समस्या नहीं होगी। यही चीज़ मैं मेडिकल साइंस के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं को ये कहा जाता है कि एजिंग मैकेनिज़्म में पानी की कंसंट्रेशन 61 पर है और कहा जाता है कि एजिंग की जो प्रॉब्लम है
वो पानी कम होने के कारण दिखाया जाए। जैसे आप इस पिक्चर में देखें कि 30 साल का आदमी या 21 साल के आदमी में जो वाटर की परसेंटेज है ऑलमोस्ट 60% के पास है। जैसे ही उम्र बढ़ती है उसकी परसेंटेज कम होती जा रही है, जैसे आप देख सकते हैं। मैं इनकी वो परसेंटेज की, मैं इनकी 70% की बात नहीं कर रहा, मैं 61.8 की परसेंट वो आके 40 तक आ जाती है। और मैं मानता हूँ कि ये पानी कम होने का कारण नहीं है कि जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है हम इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। आप पानी पीने के बदले जो भी खाना हम खा रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, वो फैट के तरीके से या लिपिड के तरीके से जिसमें भरना शुरू हो जाता है। जैसे भी हम उम्र बढ़ती है हमें लिपिड कंटेंट या फैट कंटेंट बढ़ने से हम मोटे हो जाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, हर जगह में वही है। तो जो रिप्लेसमेंट पानी की है वो फैट के कारण है। ये जीवन का सत्य है। मगर मैं मानता हूँ कि मेरी उम्र 73 है, मगर मेरी जो कंसंट्रेशन है, जो लेंथ ब्रेड्थ वही है जो मैं 21 साल की थी। उसमें थोड़ी सी भी फैट नहीं है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट चेस्ट सारे के वैसे ही हैं जैसे मैं 21 साल का था। अगर मैं कम कर पा रहा हूँ और पानी रेगुलरली करके वो एजिंग को कम पा रहा हूँ, इसका कारण यही है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाया है, उतना ही खाया है जितनी ज़रूरत है, उससे ज़रूरत है फैट ऐड करने की कोशिश नहीं की है। ये ही जीवन का एक सत्य है कि अगर आपको मोटे होते हुए पानी कम नहीं करना है, फैट नहीं बढ़ानी है, तो आप अपने खाने पे भी ध्यान दीजिए, पानी पे भी दीजिए, औषधि की खाने को औषधि की तरह देखिए। वही खाइए जो ज़रूरत है, इससे ज़्यादा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लिपिड खाने की या फैट खाने की या नॉन वेजिटेरियन खाने से विषम बढ़ जाएगा। ये भी जीवन का सत्य है। आप अणुविद्या जो रसायन है वो आप इस चीज़ में आप देख सकते हैं। इसमें मैंने उन पदार्थों की बात की है जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सारे सागर मंथन में एक एक करके बाहर आए थे। यही जीवन का सत्य है कि हम साइंस की तरफ से आ चुके हैं। अब जब आगे जाते हैं तो वाटर एलिमेंट से ही कफा दोषा होता है और उसमें पानी की कंसंट्रेशन 61.8% है और सॉलिड अर्थ क्या है, और जो कफा दशा के 20 चीज़ें हैं वो मूलाधार स्वादिष्टान के चक्र हैं। यही दिखा रहा हूँ कि वाटर एलिमेंट से ही कफा दोष हो सकता है, मगर उसको संतुलन करने के लिए आप इसे राजसिक कैसे कर सकते हैं वो विषय हम बाद में बात करेंगे। अब आ जाते हैं अंतिम स्लाइड में। इसमें वो सब कुछ है जो मैंने दिखाया। अब इसके बारे में मुझे यहाँ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।